सुरक्षा, सिक्योरिटी, एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ये शब्द कहते हैं तो असल में इसका मतलब क्या होता है? क्या दिमाग में सिर्फ बॉर्डर पे खड़े सैनिक आते हैं या फिर खतरा कुछ और है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, जब भी हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ऐसी ही कोई तस्वीर सामने आती है। एक ताकतवर सेना, आधुनिक हथियार। पर क्या यही पूरी कहानी है? ये तस्वीर खुद एक सवाल पूछ रही है कि क्या शांति का प्रतीक ये कबूतर जंग के इस बोझ को उठा सकता है? क्या असली सुरक्षा सिर्फ हथियारों से ही मिलती है? क्योंकि सुरक्षा की जो पारंपरिक सोच है वो हमेशा बाहरी हमलों पर ही ध्यान देती है। मतलब कोई दूसरा देश हमला कर देगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली दुश्मन कोई सेना हो ही ना? क्या हो अगर असली खतरा हमारे अंदर ही हो? तो फिर चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सुरक्षा, ये सिक्योरिटी है क्या? और आज के दौर में हम किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अच्छा, किताबों में तो इसकी बड़ी सीधी सी परिभाषा है, खतरों से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। लेकिन ये तो बहुत व्यापक बात हो गई। मतलब सड़क पार करने में भी तो खतरा है। तो जब कोई देश अपनी सुरक्षा की बात करता है तो वो असल में किन खतरों से आज़ादी चाहता है? यहाँ बात उन खतरों की हो रही है जो किसी देश की पूरी बुनियाद को, उसके वजूद को हिला सकते हैं। ये वो 3 कोर वैल्यूज हैं जिन पर कोई भी देश खड़ा होता है। संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत, स्वतंत्रता यानी किसी बाहरी दबाव में न होना, और क्षेत्रीय अखंडता यानी अपनी सरहदों की हिफाजत। अगर इन पर हमला होता है तो समझ लीजिए कि देश का अस्तित्व ही दांव पर लग जाता है। तो आइए पहले सुरक्षा के इसी पारंपरिक नजरिए को समझते हैं। ये वो दुनिया है जहां सदियों से एक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा दूसरा देश ही रहा है। इस पारंपरिक सोच में जब किसी देश पर हमले का खतरा मंडराता है तो उसके पास मोटे तौर पर 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, सरेंडर कर दो, यानी हार मान लो। दूसरा, प्रतिरोध करो, मतलब अपनी जवाबी ताकत का ऐसा खौफ दिखाओ कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत ही ना करे। या फिर तीसरा और आखिरी रास्ता, रक्षा करो, यानी जंग के मैदान में अपने देश को बचाओ। अब इस सैन्य खतरे से निपटने के भी 2 जाने पहचाने तरीके हैं। पहला है शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर। सीधा सा मतलब है, तुम्हारे पास एक मिसाइल तो मेरे पास भी एक मिसाइल। सोच ये है कि अगर दोनों बराबर ताकतवर होंगे तो कोई लड़ाई शुरू करने से डरेगा। दूसरा रास्ता है गठबंधन बनाना, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कई देश मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे नेटो, ताकि हमलावर को पता हो कि उसे एक से नहीं बल्कि सबसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या हर बार जवाब ज्यादा हथियार ही होता है? एक और सोच भी है जो टकराव की नहीं बल्कि सहयोग की बात करती है, और वो है शस्त्र नियंत्रण, यानी हथियारों की इस रेस को कंट्रोल करने की एक पेचीदा मगर बहुत जरूरी कोशिश। और इस सोच को हमारी एक पुरानी कहावत बहुत खूबसूरती से समझाती है, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तर्क बहुत सीधा है, अगर लड़ने के लिए हथियार ही नहीं होंगे तो जंग कैसे होगी? ये सुनने में भले ही थोड़ा आदर्शवादी लगे, पर इसी सोच ने दुनिया से कुछ बहुत बड़े फैसले करवाए हैं। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। पिछली सदी में दुनिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों पर लगाम लगाने के लिए कई ऐतिहासिक समझौते किए। 1968 की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से लेकर 1997 की केमिकल वेपन्स कन्वेंशन तक, ये संधियां इस बात का सबूत है कि देशों ने हथियारों को कंट्रोल करके शांति हासिल करने की कोशिश की। ये शांति के लिए वाकई एक बहुत लंबा दांव था, अ लॉन्ग शॉट। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो जब असली दुश्मन कोई सेना हो ही ना? अब हम सुरक्षा की उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां खतरे की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाती है। और ये फैक्ट आपको सच में चौंका देगा। कई स्टडीज बताती हैं कि पिछले 100 सालों में जितने लोग बाहरी फौजों के हमले में नहीं मारे गए, उससे कई ज्यादा अपनी ही सरकारों के हाथों मारे गए हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है, तो क्या हमारी सुरक्षा की पूरी समझ ही अधूरी नहीं? और यहीं से एक क्रांतिकारी सोच सामने आती है, मानव सुरक्षा या ह्यूमन सिक्योरिटी। ये सोच कहती है कि सुरक्षा का केंद्र देश या सरकार नहीं बल्कि इंसान होना चाहिए। असली सुरक्षा सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं, बल्कि अपने हर नागरिक को भुखमरी, बीमारी और हिंसा से बचाना है।
इन नए खतरों में सबसे पहला और जाना पहचाना नाम है आतंकवाद। ये वो राजनीतिक हिंसा है जो सीधे सीधे आम लोगों को, बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाती है ताकि समाज में डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। मैड्रिड, लंदन, मुंबई, कोई भी शहर इससे अछूता नहीं रहा। फिर एक ऐसा खतरा है जिसे हम अक्सर सुरक्षा से जोड़कर नहीं देखते, और वो है गरीबी। लेकिन गरीबी हताशा पैदा करती है और हताशा संघर्ष को जन्म देती है। जिन समाजों में भयानक गरीबी होती है वहां गृहयुद्ध और हिंसा का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो किसी भी फौजी हमले से ज्यादा तबाही ला सकता है। और फिर है महामारियां। ये वो साइलेंट किलर्स हैं जो कोई बॉर्डर नहीं मानती। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ जानें ली और HIV एड्स अब तक 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। जरा सोचिए, ये आंकड़े दुनिया के कई बड़े युद्धों में हुई मौतों से भी कहीं ज्यादा हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे बांग्लादेश जैसे देशों का 20% हिस्सा समुद्र में डूब सकता है। और जब लाखों लोग बेघर होते हैं तो उससे जो माइग्रेशन और अस्थिरता पैदा होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती बन जाती है। तो सवाल ये है कि जब खतरे ग्लोबल हो चुके हैं, जब दुश्मन की कोई शक्ल या सरहद नहीं है, तो क्या हमारे समाधान पुराने और पारंपरिक हो सकते हैं? नहीं, इन नई चुनौतियों का सामना करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया का बड़े से बड़ा सुपर पावर भी इन समस्याओं से अकेले नहीं निपट सकता। किसी देश की मिसाइलें एक वायरस को नहीं मार सकती और उसके टैंक पिघलते हुए ग्लेशियरों को दोबारा नहीं जमा सकते। इसलिए आज की दुनिया में अगर हमें असली और स्थायी सुरक्षा चाहिए तो उसका एक ही मंत्र है, सहयोग में ही सुरक्षा। जब तक दुनिया के सारे देश मिलकर इन साझा खतरों का सामना नहीं करेंगे, तब तक कोई भी देश अकेले सही मायनों में कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। और ये सारी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। क्या हमें एक ऐसी ग्लोबल संस्था की जरूरत है जिसके पास पूरी दुनिया में सुरक्षा लागू करने की ताकत हो, या ये अपने आप में एक खतरनाक विचार है? इस पर सोचिएगा जरूर।